हाँ भाई, कहाँ पहुंचे कल? प्यारे बच्चों, बेटा कुछ पढ़ रहे थे क्या हम? क्या पढ़ रहे थे? तो बेटा पहली नीतियां कौन सी थी बेटा हमारी? और अपने उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए हम जो कर सकते थे हमने किया भाई साहब। विदेशी कंपनियों पे रोक लगा सकते थे, रोक लगाई, प्रशुल्क लगाया, फेरा लगाया, मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए। ये सब कौन सी नीतियां थी बेटा? दूसरे प्रकार की नीतियां होती है प्रतिबंध। वो नीतियां जो प्रतिबंध लगाती हैं। क्या लगाती है बेटा? जैसे कि एमआरटीपी एक्ट, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार नियम। तो प्रतिबंधात्मक नीतियां वो होती हैं जो व्यवसाय पर अंकुश लगाती है बेटा। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यप्रणाली अधिनियम, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम भी कहते हैं इसको। भाई साहब बड़ा मजेदार एक्ट है। इतने शानदार प्रतिबंध थे कि मजा आ गया। अब मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो कर लो, बस परमिशन ले लो गवर्नमेंट से। क्या ले लो? परमिशन। बोले साहब जो दो बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज होना चाहती हैं, कर लो, परमिशन ले लो गवर्नमेंट से। एक बड़ी कंपनी एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, कर लो। यहां तक कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो अपने डायरेक्टर की नियुक्ति कर रही है ना, उसके लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। हाँ, तो अब आप देख लो भाई साहब, हो गया काम। एक कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई, हमें हमारे डायरेक्टर चेंज करने हैं, परमिशन मिली 4 साल बाद। कंपनी ने कहा धन्यवाद, कंपनी बंद हुए 2 साल हो चुके हैं, अभी क्या बिना डायरेक्टर की कंपनी चला लें? बताओ। तो ये ऐसा एमआरटीपी एक्ट था। हालांकि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ लोगों के पास ये आर्थिक शक्ति ना आ जाए। जैसे बड़ी फर्म है, छोटी को खाती जाएगी, उसका एक अधिकार हो जाएगा। तो शायद नीयत सही थी, लेकिन तरीका गलत था। अरे जहां पर एकाधिकार होने की संभावना लग रही है, वहां पर करो ना, हर किसी को ही परमिशन परमिशन परमिशन। और सरकार से परमिशन लेना कितना आसान काम है, वो आप जानते ही हो। आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाना, आगे आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा बेटा। अब एमआरटीपी एक्ट वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, वर्तमान में नहीं है, उसकी जगह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आ चुका है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन आ चुका भैया?
तो अब एमआरटीबी एक्ट क्या हो चुका है, समाप्त, लेकिन उस समय में बहुत परेशान किया इसने। तो ये कौन सी नीति होगी, अपनी प्रतिबंधात्मक नीति, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। उसके बाद नियामक नीतियां होती हैं बेटा, जो हमें नियमित करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। नियमित करने का मतलब रेगुलेट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी ये इक्विटी बॉन्ड और शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। IRDAI बीमा उद्योग को करता है। तो ऐसी नीतियां नियामक नीतियां कहलाती है बेटा, जो दूसरे क्षेत्रों के लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो नियम बनाने वाली नीतियां कौन सी बेटा। और चौथी होती है सुविधाजनक, जो आपके व्यापार को सुगम बनाती है। क्या बनाती है बेटा। जैसे हमारे यहां पर हमने MSME नीति बनाई थी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, इनके लिए विशेष प्रयोजन किए गए, विशेष छूट दी गई, बहुत सारे इनको लाभ दिए गए। तो ये नीति कौन सी हो गई बेटा, क्योंकि ये व्यापार को बढ़ाने के लिए थी, घटाने के लिए नहीं। तो नीतियां कितने प्रकार की हो गई बेटा। पहली बेटा, दूसरे, तीसरे और चौथे। बहुत बढ़िया बेटा। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, उदारीकरण शुरू हो गया बेटा। उदारीकरण का अर्थ है प्रतिबंधों को हटाना या उसमें ढील देना। जैसे कि लाइसेंस और परमिट को समाप्त कर दो, व्यापार को सही तरीके से चलने दो। तो बेटा 1990 से पहले बहुत सारे प्रतिबंध थे जो हटा दिए गए हैं। और स्टेबल पे आ जाइए बेटा फटाफट से। 1991 में हमने उदारीकरण शुरू तो कर दिया था, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट आया उसका धीरे धीरे बाद में। कैसे। उस समय हमने 18 उद्योगों को छोड़ दिया था सरकार के लिए, कि 18 उद्योग सिर्फ कौन करेगी बेटा, सरकार। और वर्तमान में कितना कर दिया, सिर्फ 3 भी नहीं, 2। बेटा रेलवे का निजीकरण नहीं किया हमने अभी तक, कुछ सर्विसेज निजी क्षेत्र को दिए हमने, क्योंकि सेवा क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है बेटा वो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दो अलग बात है बेटा। ये है, ये नहीं है बेटा। बजट घाटे का मतलब होता है कि उसके पास कितनी रेवेन्यू आ रही है और उसे विकास के लिए और कितना पैसा चाहिए, ये घाटा है उसको। ये घाटा नहीं है भाई। ये घाटे पे चल रही है क्या। 4 महीने पहले ट्रेन फुल हो जाती है, रिजर्वेशन करवाने जाओ आप, 4 महीने आगे डेट तक ट्रेन क्या है, फुल। तो लॉस में 4 महीने बाद ट्रेन चले ना चले, दुनिया बचे ना बचे, पैसा आ गया हमारे पास और फिर घाटे में। अब हमारे बच्चा ऐसा करे कि 4 महीने पहले फीस जमा करा जाए कि साहब 4 महीने बाद आऊँगा पढ़ने के लिए, फीस आज ही ले लो। तो वैसे फिर हम घाटे में हैं क्या। 4 महीने पहले सारे बैच फुल हो गए और हम घाटे में हैं सब। तो फिर तो बेटा घाटा खत्म ही नहीं हो सकता जिंदगी में कभी। तो वर्तमान में कितने बचे, सिर्फ 2। क्योंकि परमाणु ऊर्जा हम देंगे नहीं और रेल कोई लेगा नहीं, क्योंकि परमाणु ऊर्जा देने का मतलब ये हो जाएगा फिर घर घर में ही तुम्हारे पापा क्या करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, दियो दो। मतलब रोज की न्यूज है, आज जयपुर नहीं रहा, कल दिल्ली उड़ गया, परसों मुंबई उड़ गया, खेल खत्म हो जाएगा भाई। हाँ, तो रिस्क नहीं ले सकते बेटा, रिस्क। दूसरा, पहले सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, वर्तमान में इनकी संख्या भी सीमित कर दी गई बेटा।
शराब, सिगरेट, विस्फोटक, एरोस्पेस, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों को छोड़कर बाकी सबका लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया है बेटा। यानी जो खतरनाक चीज़ें नहीं है वो लाइसेंस के बिना भी आप शुरू कर सकते हैं। जो खतरनाक है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा? लाइसेंस। एरोस्पेस होता है बेटा स्पेस एक्टिविटीज। किराने की दुकान के लिए लेना पड़ता है बेटा। फूड लाइसेंस लेना पड़ता है उनको जो तैयार खाना बेचते हैं। फूड लाइसेंस उन चीज़ों के लिए होता है जो रेडी टू ईट होते हैं। मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान जो होती है, ये जो रेडी ढाबे वाले, हाँ हाँ उन पे भी होगा क्योंकि वो रेडी टू ईट बेच रहे हैं ना बेटा। वो अरे दाल चावल बेच रहा है, आदमी घर जाके बनाएगा, उसमें क्या है, फूड लाइसेंस लेगा वो। अगर आप साथ में ऐसे कोई उत्पाद बेच रहे हैं जो आप खुद बना रहे हैं या फिर आप रेडी करके बेच रहे हैं तो उस केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो आप तुरंत दे रहे हो और वो खा रहा है, अगर आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी किराने की दुकान के लिए होता है फूड लाइसेंस। भैया मैं तो जितना कानून जानता हूँ उसके हिसाब से जो राइट टू ईट मील है उसके लिए होना चाहिए, और बाकी बेटा तो इंस्पेक्टर की मर्जी बेटा। कुल मिला के बेटा उसको तो आपने उसको क्या लाइसेंस दिखाया नहीं होगा बेटा। जैसे वो आए वैसे लाइसेंस दिखाए थे बस। उसके लिए लाइसेंस लेने की क्या जरूरत थी बेटा? गांधी जी की सब मानते हैं बेटा। कोई कैसे मानने वाले? गांधी जी की सब मानते हैं बेटा। एक बार गांधी जी ने बोल दिया ना, बस बात खत्म। इसके बाद एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को भी खत्म कर दिया अपन ने। जहां पे आपको अलग से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी हर बार, समाप्त कर दिया। और उसकी जगह क्या आ गया बेटा? नया प्रतिस्पर्धी कानून। क्या आ गया? नया प्रतिस्पर्धी कानून। चौथे पॉइंट में से कोई पॉइंट आपके लिए नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते हैं बेटा। निजीकरण। भारत में हमने निजीकरण का प्रयास किया बेटा, लेकिन भारत में निजीकरण इतना आसान नहीं था। निजीकरण का मतलब होता है वो सरकारी उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं उनको निजी क्षेत्र को दे दो भाई साहब। अब भारत में प्रॉब्लम यह थी कि जो घाटे में चल रहे थे ना उनको लेने के लिए कोई राजी नहीं था, और जो प्रॉफिट में चल रहे थे ना उनको लेने के सब तैयार बैठे थे। अब आप अर्थशास्त्री हो, सब अर्थशास्त्र पढ़ते हो, तो बताओ आप होते सरकार की जगह पे तो आप क्या करते? समस्या बता दी मैंने आपको। हम घाटे वाले बेचना चाहते हैं, वो कोई लेने को राजी नहीं है, और जो वो लेने को राजी हैं प्रॉफिट वाले, वो हम बेचने को राजी नहीं है। क्या करें बताओ? और बैठ गई। गुड। अरे लॉस वाला बढ़ लेता तो पहले ही बढ़ लेता, को पैसा कौन सा लगाता अपने बेटा? सरकार के पास पैसे की कमी थोड़ी ना बेटा। खूब लगा लिया लेकिन वो लॉस में, तो लॉस में ये नहीं आ रहा, प्रॉफिट में क्या करें? आज BSNL है, लगा लो कितना पैसा लगाना है, लॉस तो लॉस ही है उसका, प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा उसमें? तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कुछ ऐसे ही उपाय हमारी सरकार ने अपनाए थे। जैसे घर में मम्मी होती है ना, बेटा दवाई खा ले, नहीं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई खाएगा तो लड्डू दूंगी, अच्छा फिर दिला दो, तो ये दवाई खाई साथ में क्या खा लिया? लड्डू।
तो हमने उनको यही लॉलीपॉप दिया था बेटा कि अगर प्रॉफिट वाले में हिस्सेदारी चाहिए तो लॉस वाला पूरा खरीदना पड़ेगा, तो इसमें तो देंगे हिस्सेदारी और वो मिल जाएगा पूरे का पूरा। बोलो चाहिए क्या? बोले हाँ। तो भारत में निजीकरण का आइडिया कहां से आया? भारत में निजीकरण का आइडिया है इंग्लैंड से। जब श्रीमती मार्garet थैचर वहां पे प्रधानमंत्री थी तो सबसे पहले कोयला खदानों का निजीकरण किया गया था। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं का और स्कूल का भी निजीकरण किया गया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसको देख के हम भी राजी हो गए कि हम भी क्या करेंगे? निजीकरण। हम भी लड्डू खाएंगे। लेकिन आसान नहीं था भाई साहब। घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और दूसरी तरफ जो लाभ कमाने वाले थे उनको खरीदने वाले बहुत सारे थे। तो सरकार ने कहा पहले गोली खाओ, दवाई वाली, बंदूक वाली नहीं। पहले गोली खाओ फिर लड्डू मिलेगा। तो सरकार ने घाटे में चल रही कंपनियों को पूर्ण रूप से और लाभ अर्जित कर रही कंपनी और बैंकों का आंशिक रूप से क्या कर दिया बेटा? निजीकरण। ये रास्ता बचा था बेटा कि लड्डू खाना है तो अरे गोली मतलब हाँ वो गब्बर वाली नहीं। सरकार मैंने नमक खाया आप गोली खा हैं वाली गोली नहीं भाई। अब बेटा यहां पर इसकी जो भाषा है ना वैसे भारार्पण, विनियोजन, रिक्तता, विस्थापन और विनिवेश। जो नाम लिखे हुए उनके आगे ये नाम और लिख लेना बेटा एक बार। आज भी आपकी क्लास लेट तक है क्या? आज कितने बजे तक? तो आज पहली क्लास अपनी चल रही है आज। सुबह से आए हुए हो तो 11 बजे आ गए थे आप लोग, तो आपको बता रहे थे कि क्लास नहीं है। ये तो बेटा आप समझ में आ गया। चले बेटा आगे। तो पहला है बेटा यहां पर भारार्पण। तो भारार्पण में सरकार के पास तो होती है जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है
लेकिन सेवाएं देता है निजी क्षेत्र। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे विद्युत विभाग, अब विद्युत विभाग की अगर बात की जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सर्विस कौन दे रहा है? निजी क्षेत्र। और यही कारण है कि रात के 2 बजे लाइट जाने पर भी वहां पे लोग कॉल उठाते हैं। आप कॉल करोगे टोल फ्री नंबर पे, वो कॉल उठाएगा, और रात के 2:30 बजे ठीक करने भी आते हैं, क्योंकि ये सर्विस कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर। अगर सरकारी होता ना तो पहली बात तो फोन उठाते ही नहीं, और गलती से उठा ले, हाँ बोलो लाइट नहीं आ रही, अरे हमारी खुद की नहीं आ रही, हम खुद बैठे हैं, इनको अपनी बड़ी चल। और इस मामले में सर्दियां बेटर होती हैं। सर्दी में आपने रजाई ओढ़ी और सो गए, बाहर में जब लाइट आ रही है नहीं आ रही है, सुबह ही उठा पता लगेगा कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी गर्मियाँ, लाइट गई एसी बंद, एसी बंद तो भाई साहब अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात के 1:30-2 बजे लाइट चली गई। मैंने कहा यार तुम भी यार कोई लाइट काट रही है, दिन में काट लो यार, रात को सो रहा आदमी आप लाइट काट रहे हो यार। फिर नींद एक बार खराब होगी तो हो गई। फिर कॉल किया, लेकिन वो 2:30-3 तक ठीक करने आ गए। वो मुझे बड़ी ही हार्दिक कि देश इतना भी आगे बढ़ गया, फिर रात के 2:30 बजे वो ठीक करने आ गए। फिर याद आया ये तो ये वाला केस है बेटा, सर्विस प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। और अच्छी बात क्या पता है, लाइट आने के बाद तो पूछते हैं सामने से फोन करके, लाइट आई या? तो लाइट आके ठीक करके चले गए। सोया ही था, नींद लगी थी, फिर फोन आ गया बेटा भाई साहब लाइट आ गई क्या। खुशी भी हुई कि इतनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं लोग, वरना आ गई, लेकिन दूसरा अरे तो यार सत्यानाश हो तुम्हारा है। तो बेटा जब रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हो और सर्विस प्राइवेट सेक्टर दे तो उसे कहते हैं बेटा अपन डेलीगेशन। उसके बाद तो डाइवेस्टमेंट, इसमें सरकार अपना आंशिक स्वामित्व बेचती है बेटा। आंशिक मतलब 49% या उससे कम शेयर बेचती है बेटा, और बाद में एक या अधिक निजी संस्थानों को ज्यादातर हिस्सेदारी बेच देती है। यानी शुरू में तो 49 या उससे कम ही बेचेंगे, और बाद में 2 या 2 से अधिक लोगों को बाकी का हिस्सा बेच देंगे। यानी किसी के पास भी एक हिस्सा यानी बड़ा हिस्सा किसी के पास भी नहीं होगा। तो ये होता है यहाँ पे डाइवेस्टमेंट। क्या होता है बेटा? डाइवेस्टमेंट। फिर होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यहां पर निजी उद्यम विस्तार करते जाते हैं और सरकारी इकाई को खा जाते हैं। जब से ये एयरटेल, जियो, वी आए, तब से बीएसएनएल खत्म। इसको बोलते हैं विस्थापन। भाई बंद नहीं किया आपने, लेकिन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया बेटा वो। क्योंकि आज कौन बीएसएनएल की सिम खरीदता भाई? या बीएसएनएल कनेक्शन लगवाते हैं घर पे हम, लैंडलाइन हेलो हेलो भाई साहब नहीं लगेगा। तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म यही है भाई साहब। तो उसका विस्थापन हो गया। क्या हो गया बेटा? बीएसएनएल और भाई साहब मेरा तो नहीं लगा। एमटीएनएल। चौथा होता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सीधा ही हम 51% साझेदारी बेच देते हैं बेटा। यानी कि जिसके पास 51% शेयर होते हैं ना बेटा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है बेटा, और सारे अधिकार उसी के पास होते हैं बेटा। तो इसमें उसमें तो क्या बचा था? 49%। इसमें सीधा ही 51%, यानी स्वामित्व जो हित है वो बेच दिया बेटा अपन ने। अब असली मालिक वही है बेटा, क्योंकि उसके पास पूरी पावर्स है। क्योंकि 51% शेयर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। सरकार बाकी 49% हिस्सा रखेगी बेटा, धीरे धीरे वही बेच देगी। खत्म, खेल खत्म और पैसा।
एफडीआई। एफडीआई के दो पार्ट होते हैं बेटा, आईएफडीआई, ओएफडीआई। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ये वो पैसा जो हमारे देश में बाहर से आ रहा है और ये वो जो जा रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता एफडीआई होती है बेटा, एफआईआई नहीं। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और यह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। दोनों में फर्क क्या है? एफडीआई का मतलब है कि एक कंपनी बाहर से आएगी, जैसे कि हुंडई इंडिया में आई और अपना खुद का प्लांट लगाया, यहां पर मशीनें लगाई, उत्पादन कर रहे हैं, ये होता है एफडीआई। लेकिन अगर एक अमेरिकन कंपनी भारतीय स्टॉक बाजार में शेयर खरीद रही है तो एफआईआई। अब हम चाहते हैं कि अगर पैसा आए तो भैया इसमें आए। उसके दो फायदे बेटा। पहली बात तो ये दीर्घकालिक निवेश है बेटा। अरे हुंडई ने आके प्लांट लगाया तो क्या 2 दिन के लिए लगाया क्या? कि कंपनी आई 2 दिन काम किया उसके बाद टाटा बाय बाय। कंपनी आई है तो यहाँ पे रुकेगी लंबे समय के लिए, और साथ में यहाँ के लोगों को रोजगार भी तो देगी। अरे फैक्ट्री यहाँ पे लगाएगी तो रोजगार क्या वहां से कटेंगे क्या? तो कहाँ के लोगों को रोजगार मिला, डबल फायदा हो गया बेटा। फायदा क्या हो गया? ये तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। पहली बात तो सुबह लगा के शाम को ही निकाल लो तो अनिश्चित है, और शाम का वेट भी क्यों करना है? अभी पैसा लगाया 2 घंटे में ऊपर चढ़ा, अच्छा चलो अपना काम बनता, और दूसरा इससे कोई रोजगार नहीं बढ़ता। आप स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों रुपए लगा दो तो जिसके पास शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? पैसा आए तो किस में आए? तो आइए एफडीआई देखें बेटा। भारत में जो एफडीआई आ रहा है बेटा, वो भारत में सभी क्षेत्रों में जो एफडीआई की अनुमति है वो एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में 100% है, लेकिन कुछ में 26, 49 या 51% है बेटा। तो आपकी जानकारी बता दूं कि ये 2 मार्क्स आता है बेटा। तो यहां पर एक तो पैसा आता है स्वचालित मार्ग से। जहां स्वचालित मार्ग होता है ना बेटा, वहां किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार की कोई अनुमति नहीं चाहिए। उसे कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। कौन से रूट? ऑटोमेटिक, जहां पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाहर से पैसा लगाना है तो आओ और लगाओ। जैसे कोई यहाँ पर डोमिनोज जैसा पिज्ज़ा खोलना चाहता है तो आ जा भैया, उससे कोई रिस्क थोड़े है हमारे को। तो 100% एफडीआई अलाउड है। लेकिन जहां पर हमें खतरा लगता है बेटा, जैसे बात रक्षा की हो रही है, मीडिया की हो रही है, तो वहां पर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। यहां से आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा? अनुमति, आज्ञा लेनी पड़ेगी बेटा। उसके बाद ही निवेश कर सकते हो बेटा। निवेश ऐसे तो मीडिया में कहते हैं हम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तो सबसे पहले पाकिस्तानी आ जाएगा, और पाकिस्तान यहाँ पे आके अपना खुद का न्यूज़ चैनल चलाएगा, और फिर उसमें जो न्यूज़ दिखाएगा उसमें वह हमारे बारे में अच्छी बातें बताएगा बेटा। उससे दंगे होंगे ही नहीं होंगे? नहीं होंगे। आपने बॉर्डर मूवी देखी है क्या? उसमें 120 कौन थे और 10,000 कौन थे? पाकिस्तानी। किसने किसको पीटा था? पाकिस्तान में यह पढ़ाया जाता है कि वो 120 थे, हम 10,000 थे, उन्होंने हमें मार मार के भगाया था। ये पढ़ाया जाता है वहां पे। उनको पता नहीं है बेवकूफों, तुम जो भागे थे ना अपने टैंक छोड़ छोड़ के,
वो टैंक आज भी पड़े हुए हैं हमारे पास, सबूत। टैंक छोड़ के भागे थे वो, क्योंकि सुबह हमारी एयरफोर्स आ गई थी बेटा। उस टाइम क्या हमारे पास ऐसे प्लेन नहीं थे जो रात में भी लड़ सके। तो सुबह तक का वेट किया, सुबह तक वो 120 लोग लड़े, और सुबह जैसे ही सूरज निकला तो आर्मी आई, एयरफोर्स आई, तो भाग गए वो टैंक में छोड़ के। बोले भाड़ में का टैंक, तो भाग, टैंक को उड़ाना आसान है, अपन तो ऐसे छुप लेंगे यहीं पे मिट्टी उट्टी में, मिट्टी छुप के ऊपर मिट्टी डालेंगे बड़े पर। तो वो जो टूटे फूटे साबुत जो भी थे ना, सब उठा लाए थे वहाँ से हम, और वो हमने रखे हुए हैं जगह जगह पर। आप जोधपुर जाओगे आपको मिल जाएगा, जयपुर में चिंकारा कैंटीन है जो आर्मी कैंटीन है, उसके बाहर ही पड़ा हुआ है पाकिस्तान का। अरे वो तो जीत है, जीत का तमगा है वो, जीत का मेडल। ये देखो, वो कहते हैं कि हम भागे थे, इंडियंस भागे थे, तो बोले ये देख ले भागा कौन था। अरे जो भागेगा वो टैंक लेके भागेगा, टैंक छोड़ देना भाग जाएगा। ये देखो हम उठा के लाए तुम्हारे टैंक तुम्हारे। और इसलिए घटिया टैंक है ना वो, कसम से पाकिस्तानी है ना बेटा। तो अब ऐसे क्षेत्र में बेटा हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर सकते बेटा, तो यहां तो परमिशन लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप भारत में निवेश करना चाहते हैं तो कितने रास्ते हैं बेटा? पहला कौन सा बेटा? पूछने की जरूरत कि साहब मुझे इंडिया में आके बर्गर बेचना है, आजा। साहब मैं डोसा बेचूं, आजा। पिज्जा बेचूंगा, आजा, कोई दिक्कत नहीं है। शैम्पू क्रीम बेचूंगा तो भी आजा, लेकिन बंदूकें बेचूंगा, अच्छा ऐसे कैसे बेचेगा बेटा? परमिशन ले पहले, क्या ले? अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरीके से एफडीआई अलाउड ही नहीं है, ना पूछकर ना बिना पूछे, ना स्वचालित ना आज्ञा, अलाउ ही नहीं है। पहला बेटा, अब इसमें तो कैसे देते बेटा हम आज्ञा? आओ इंडिया में बम बनाओ, यहीं फोड़ दो, बाहर से आके कुछ फोड़ने की जरूरत ही नहीं आपको, यहां बनाओ और यहीं पे लॉटरी ना, एफडीआई अलाउ ही नहीं है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट तो पहले ही लॉटरी बैन कर चुके हैं, और जहां पे लॉटरी चलती भी है ना वहां एफडीआई अलाउड नहीं है। लॉटरी हम ही खिलाएंगे भैया, बाहर की कंपनियां के इंडिया में लॉटरी नहीं खिला सकती। जुआ और सट्टा, जुआ और सट्टा अलाउ है क्या? क्यों? एफडीआई अलाउड नहीं है। और जुआ सट्टा तो वैसे इंडिया में अलाउड नहीं है। क्रिकेट पे सट्टा लगाते पकड़े गए, पढ़ते हुए न्यूज, लाखों के हिसाब की पर्ची मिली, तो उसका लैपटॉप मिले, फोन मिले। हाँ बेटा, तो बेटा ऐसे तो जुआ इंडिया में जुआ अगर है, गोवा में होता है कैसीनो, वहां जाओ, गोवा में अलाउड है, लेकिन एफडीआई अलाउड नहीं। और सट्टा में आजकल तो चलता ना, ये क्या, ये ड्रीम 11, ये क्या है? सट्टा ही तो है। उसे बताया था ना आदमी ने 50 रुपए लगाए थे, 50 रुपए, 49 रुपए। दिल्ली में वो जोमेटो की डिलीवरी करता था वो, तो आईपीएल चल रहा था, उसने एक टीम पर मतलब टीम बनाई अपनी, और 49 रुपए का था वो, 49 रुपए की टीम बना दी। रात को आया, थका रहा था, सो गया, सुबह उठ कर दिखा तो फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको, 2 करोड़ रुपए। 49 रुपए लगाए थे भाई, 2 करोड़ आ गए, और टैक्स काट कर 1 करोड़ 40 लाख खाते में भी आ गए। 30% टैक्स है। सुबह से देखा जीत गया, उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया तो सीधा 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट में बावड़ हो गया। कंपनी से फोन आया, अरे तू आया नहीं आज डिलीवरी करने, बोले तुम सब आ जाओ। तो सबको बेहतर से नौकरी, आओ। तो बेसिकली वो सट्टा ही तो है। अब 30% टैक्स काट के मिल रहा, मतलब लीगल है।
आप अपनी इनकम में उसको शो कर सकते हैं, और करने पड़ेगा क्योंकि खाते में पैसा आया भाई, अकाउंट में आया, एक नंबर का पैसा है वो, और टैक्स काट के मिला आपको। तो वो कोई ऐसी कमाई नहीं है जिसको हम छुपाना पड़ेगा। बताओ गवर्नमेंट को, रिटर्न में दिखाना मैंने कमाया 1,40,40,00,000। नहीं, कमाया तो 2 करोड़ था, लेकिन 60 लाख मैंने क्या दिया, टैक्स। और 60 लाख टैक्स वो लोग नहीं देते हैं, वो आपके टीडीएस अकाउंट में डाल देते हैं उसको। और आप जब रिटर्न भरते हो तो दिखाई देता है कि आपने टैक्स भरा है कितने का, 60 लाख का। तो किस्मत। लेकिन एफडीआई अलाउड नहीं है। सट्टा खिलाएंगे तो हम ही खिलाएंगे। चिट फंड, हाँ 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। निधि कंपनी में नहीं है। निधि कंपनी लाइक सहारा, जो लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं फिर ब्याज के साथ पैसा वापस देते हैं बेटा, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। अब बेटा ऐसे तो कोई भी भाग सकता है बेटा, इंडिया में कोई भी भाग सकता है, बना कर सकते हो किसी को। सुबह लोग कितने भाग रहे होते हैं, बोले क्यों भाग रहा, मेरा मन कर रहा है भागने का, कोई भाग सकता है बेटा। कृषि में और वृक्षारोपण गतिविधियां, लेकिन कृषि में इन सब में अलाउड है, ध्यान रखना। फूलों की खेती, बागवानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन, सब्जियां, मशरूम की खेती। और बागवानी में ये वृक्षारोपण नहीं है, क्या है ये, बागवानी। तो बागवानी गतिविधियों में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन चाय में अलाउड है भाई साहब। यानी जो बागानों में उगती रही चीजें उनमें एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन चाय बागानों में अलाउड है। किसका बागान खोल सकते हो बेटा आप, चाय का। रियल एस्टेट में क्या बेटा, वेज होता है बेटा, मशरूम वेज होता है बेटा। जो जमीन में उगती है ना चीज वो वेज ही होती है बेटा अपने लिए, वो नॉन वेज ही होती है बेटा। मशरूम वेजिटेरियन होता है बेटा। तो हाँ, बस मशरूम के बीज जो होते हैं वो सीड्स वगैरह मिल जाते हैं, और कई बार तो वैसे गोबर में ज़्यादातर उगता है बेटा वो मशरूम। वैसे आजकल तो आप घर में अगर आपके पास इतना बड़ा कमरा है ना, तो इसमें तो आप कई सैकड़ों किलो मशरूम उगा सकते हो आप। इतना बड़ा कमरा अगर आपके पास है तो उसमें क्या बैग आते हैं, उसके प्लास्टिक बैग्स होते हैं। उसमें आपको जैसे पहले एक लेयर कुछ उसका जो भी मिट्टी विट्टी जो भी आती है उसकी अलग से आती है, वो भरनी है आपको। फिर थोड़े से बीज डालने हैं, फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी, फिर बीज, फिर मिट्टी, फिर बीज, 6-7 बार करके आप पूरा भर देते हो उसको आप। फिर उसमें पानी में डालने की ट्रिक होती है, कितना पानी डालना है आपको। तो उसमें से जैसे आपने ऐसे ही बैग बना के यहाँ पे 100 बैग रख दिए, तो उस बैग में वो अपने आप उगता है बेटा। हाँ, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है बेटा वो। तो आप इतने से उसमें उगा सकते हैं, और काफ़ी महंगी बिकती है बेटा वो, 1,000 रुपये किलो, 2,000 रुपये किलो। तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो इस एक कमरे से, लाखों रुपए की अर्निंग है बेटा। कृषि में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है भाई। लोग मोती की खेती करते हैं, जो व्हाइट मोती होते हैं ना, सीप, उसकी भी खेती होती है। अब वो भी लाखों रुपए कमा रहे साल का, करोड़ों रुपए। इसके बाद बेटा आवास, रियल एस्टेट में भी नहीं है बेटा, एफडी अलाउड नहीं है। रियल एस्टेट के बिजनेस में बाहर वाला अलाउड नहीं है। हस्तांतरणीय विकास अधिकार, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। जैसे एक कंपनी अमेरिका की इंडिया में आती है, कंपनी विकसित करती है, बाद में उसके अधिकार किसी दूसरे को भेज देती है, तो ऐसे तो पाकिस्तान को भेज देगी वो, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहां उसके अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं उसमें एफडी अलाउड नहीं है। इसके बाद तंबाकू में नहीं है बेटा। जमीनें खरीदना बेचना, उसमें एफडी अलाउड नहीं है बेटा। और ये है एफआईआई, जैसे मैंने बताया था आपको, विदेशी संस्थागत निवेशक।
ये बड़े विदेशी समूह होते हैं जिनके पास निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है और ये अन्य देशों में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में। कहाँ लगाते हैं बेटा? इनके पास एक सशक्त टीम होती है अनुसंधान करने वाली, जो बताती है कि किस बाजार में रिटर्न आने वाला है। ये अपना फंड वहां पे लगा देते हैं। जैसे ही बाजार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है, ये पैसा लेके चल देते हैं बेटा अपने देश में। तो इस पे कोई आश्चर्य नहीं है कि देश की सरकारें FII के स्थान पर FDI को पसंद करती है बेटा। किसको पसंद करती है बेटा? अब ये वो भारतीय कंपनियां जो विदेशों में निवेश कर रही हैं। जैसे भारतीय एयरटेल ने मॉरिशस में 978.92 मिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश किया। PVR सिनेमा ने मल्टीप्लेक्स श्रृंखला खोली श्रीलंका में, और हमारी जो सन फार्मा है उसने चीन में निवेश किया। तो ऐसा नहीं कि भारत में निवेश सिर्फ आ रहा है, भारतीय कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। तो ये है भारत के निवेश, जिसमें से क्वेश्चन नहीं बनता बेटा। और यहां खत्म हो जाती है इस चैप्टर की कहानी। सो यहां आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 4। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे कल। कल तो सैटरडे है ना, कंसोलिडेशन। कल तो मांग और मांग की लोच हो गए थे ना अपने, डाउट लेंगे बेटा कल। तो मांग और मांग की लोच के डाउट, अगर वो डाउट खत्म हो गए तो पूर्ति। ठीक है बेटा, मजे करो बेटा।